हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन पे। तो सबसे पहले आपको एवं आपके समस्त परिवार को राइट टू एजुकेशन कोचिंग क्लासेज की तरफ से तीज पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ एवं अपने मित्रों के साथ इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएंगे एवं अच्छे से इस त्यौहार को क्या करेंगे, बिताएंगे। और अब हम शुरू करते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। पिछले दो वीडियो में आपने देखे होंगे, एक वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन बताए थे, एक में 50 बताए थे, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे 15 क्वेश्चन जो कि आपके लिए रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, एसआई आदि में क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन बाद में अक्टूबर और नवंबर महीने में फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम है, उसके बाद में जनवरी महीने में रीट की एग्जाम है। तो यह क्वेश्चंस आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, यानी वह कौन सा स्थान है जहाँ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है। तो ऑप्शन में दे रखा है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, या दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, या इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, और ऑप्शन डी दे रखा है पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। तो अपने को पता है कि सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है उससे अशोक का क्या लिया गया है, चिन्ह लिया गया है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व करवाया था। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ स्थित है इसका निर्माण राजा अशोक ने 250 ईसा पूर्व करवाया था। और किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ से ही लिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है। यानी हम जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं उसके बीच में एक चक्र दिया जाता है, उस चक्र में तिलियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो उस चक्र के अंदर तिलियों की कुल संख्या होती है 24। कितनी होती है दोस्तों? 24। जो तिल्लियाँ ये दर्शाती हैं कि मनुष्य के कर्मों के बारे में, मनुष्य के गुणों के बारे में क्या करती हैं, दर्शाती हैं ये तिल्लियाँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है 3:2। यानी भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई तो कितनी है 3 और चौड़ाई कितनी है 2। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो तिरंगे यानी तिरंगा होता है, अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसको सूर्य उदय के बाद पहराया जाता है एवं सूर्य अस्त से पहले ही क्या कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है। और अगर कोई विशेष दिन हो उस दिन हम उस तिरंगे को रात्रि के समय भी क्या कर सकते हैं, पहरा सकते हैं। लेकिन अब कुछ दिन बाद में जैसे 15 अगस्त आएगा तो आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन जो अपन झंडा फहराते हैं वो तिरंगा फहराते हैं, उसे हम सूर्य उदय के पश्चात पहनाते हैं एवं सूर्य अस्त से पहले क्या कर लिया जाता है, उसको उतार लिया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसने जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था उसके प्रारूप को कब अपनाया। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं 22 जुलाई 1947, अगला दे रखा है 26 नवंबर 1949, उसके बाद में दे रखा है 26 जनवरी 1950, फिर दे रखा है 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जो संविधान सभा है उसने 22 जुलाई 1947 को जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है उसके प्रारूप को क्या कर लिया, अपना लिया। और उन्होंने स्वतंत्रता मिलते ही इसको अपना लिया। और इसमें सिर्फ उन्होंने बदलाव ये किया कि जो इसके रंग थे उनको तो अपनाए रखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय ध्वज था उसमें पहले बीच में गांधी जी का चरखा होता था, लेकिन भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को उस चरखे को तो हटा दिया और इसके अंदर जो अशोक का चक्र है जो कि सारनाथ से लिया गया था उसको इस चरखे की जगह पर क्या कर दिया गया, लगा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 5वां,
राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा 52 सेकंड रखी गई है। कितनी रखी गई है? 52 सेकंड। यानी आपको 52 सेकंड के अंदर राष्ट्रीय गान को क्या करना पड़ता है? गाना पड़ता है। उसके बाद में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ जी टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ जी टैगोर। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का जो ध्वज गीत है उसके रचयिता कौन है? तो आपको बता दें कि ध्वज गीत के रचयिता हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन है इसके रचयिता? श्यामलाल गुप्त पार्षद। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्यामलाल जी का जन्म 1896 में कब? 1896 के अंदर इनका जन्म हुआ था कानपुर। कहाँ? कानपुर के नवरल गांव में। कौन से गांव में? नवरल गांव में श्यामलाल गुप्त पार्षद जी का जन्म 1896 में कानपुर के नवरल गांव में हुआ था। और जो अपना ध्वज गीत है इसकी प्रदर्शनी यानी ये सबसे पहले अपने सामने कब आया? इसकी प्रदर्शनी हुई थी सबसे पहले 19 फरवरी 1938 को। कब हुई थी सबसे पहले इसकी प्रदर्शनी? 19 फरवरी 1938 को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 8, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा युग्म है जो मिलान नहीं खाता? ए में दे रखा है राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ये तो मिलान खा रहा है। उसके बाद में दूसरा है राष्ट्रीय पशु, वो राष्ट्रीय पक्षी। तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो ये भी मिलान खा रहा है। उसके बाद में राष्ट्रीय पशु, तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ये भी मिलान खा रहा है। उसके बाद में डी दे रखा है राष्ट्रीय वृक्ष। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक नहीं है बल्कि क्या है? बरगद है। क्या है? बरगद। यानी भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो अशोक नहीं है, क्या है? बरगद है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सम्मिलित नहीं हो रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जनवरी को। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह किस याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। किस पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। किस पे? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है 22 जनवरी को। उसी दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी 1989 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1989 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 12, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होएगा 5 जून। यानी प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो आप सबने सुना होगा या आप सभी जानते होंगे इसका आंसर कि राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। और राजघाट दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में यमुना
कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है ये? यमुना नदी के पास में बना हुआ है। राजघाट है वो दिल्ली में यमुना नदी के पास बना हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि ये किससे बना हुआ है? काले संगमरमर से। किससे बना हुआ है? काले संगमरमर से बना हुआ है। और इसके ऊपर गांधी जी के आखिरी शब्द हे राम क्या इंगित है? हे राम। आपको फिर से बता दूं कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट महात्मा गांधी का स्थल है। और राजघाट कहाँ है? दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जो काले संगमरमर से बना हुआ है। और इसके ऊपर गांधी जी के आखिरी शब्द हे राम क्या है? लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ जी टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ जी टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए। किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए। यानी इन्होंने साहित्य में बहुत अच्छे कार्य किए थे, इस वजह से इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत को अभी तक कुल कितने नोबेल पुरस्कार 10 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक 10 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं भारत को। और अभी कुछ दिन पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था भारत को 2019 में। कब प्राप्त हुआ था? 2019 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था अभिजीत बनर्जी को। किसको? अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ था। और किस लिए प्राप्त हुआ था? इनको किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? अर्थशास्त्र में। किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? अर्थशास्त्र में, जिन्हें अभी थोड़े दिन पहले प्राप्त हुआ था 2019 के अंदर। और शुरुआत से लेकर के अभी तक हमारे देश को कितने नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं? 13 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ जी टैगोर को 1913 में, कब? 1913 में साहित्य के अंदर क्या प्राप्त हुआ था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था। क्या था? भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये वीडियो? अगर आप सभी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जिन्हें कुछ समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में बताएं। उनको नेक्स्ट वीडियो में उनकी हर प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा? सोल्व किया जाएगा। और जो भी प्यारे विद्यार्थी मैथ, साइंस एवं इंग्लिश की कोचिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो कुछ दिन में उनके लिए ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, नवोदय एवं सैनिक की तैयारी करना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूलों की तैयारी करना चाहते हैं, वे विद्यार्थी हमारा कोचिंग है विराटनगर के अंदर महावीर मार्केट में। वहाँ पर बहुत ही अनुभवशाली स्टाफ के द्वारा नवोदय, सैनिक, मिलिट्री की तैयारी करवाई जाती है। मैथ, साइंस एवं इंग्लिश की क्लासें दी जाती हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहता है वो हमारे नंबर पे संपर्क करे और हमारी कोचिंग पे आकर जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि हमारी कोचिंग में सीटें क्या हैं? सीमित हैं। और जो भी विद्यार्थी लाइव क्लासें लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासें लेना चाहते हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबा लें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अंत में एक बार फिर से आप सभी को राइट टू एजुकेशन कोचिंग तरफ से आपको एवं आपके परिवार को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आने वाले पर्व रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहे। राइट टू एजुकेशन कोचिंग सेंटर हमेशा इसकी क्या करेगा? दुआ करेगा। तो राइट टू एजुकेशन कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर विक्रम सैनी की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।